स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था गेटवे ऑफ टैली के बारे में और हमने समझा था कि गेटवे ऑफ टैली में क्या-क्या विकल्प होते हैं और कौन-कौन से क्या-क्या काम करते हैं। तो आज हम इस गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के अंतर्गत में क्रिएट की बात करेंगे। क्रिएट इसमें हम क्या-क्या बनाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जब हम इसको इंटर करके अंदर जाएँगे, तो हमको ये इस तरह से मास्टर क्रिएशन का मेनू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल। इसमें से आज जब हम सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंटिंग मास्टर। पहले ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में अंतर ये है, इन्वेंट्री मास्टर में हमारे पास जो स्टॉक होता है उससे संबंधित सभी काम होंगे। अकाउंटिंग मास्टर जो अकाउंटिंग से संबंधित काम होंगे वो इसमें बनाए जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें दिया गया है ग्रुप। ग्रुप को आप एक समझ सकते हैं जैसे एक संगठन हो जाता है। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल की बात करें तो एक ही तरह के लेजर, जब एक ही तरह के लेजर होते हैं उनको हम एक ग्रुपिंग में कर सकते हैं। उनको एक ग्रुप में करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तरह के लेजर का एक संगठन बन जाता है और हमको उसकी रिपोर्ट आसानी से मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जैसे बैंक अकाउंट। अगर हमने एक बैंक का ग्रुप बना दिया और उसके अंदर में अपने अलग-अलग बैंकों के नाम रख दिए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी बैंक रहेंगे, वो सभी एक ही ग्रुप में रहेंगे यानी एक साथ में रहेंगे। तो उनको एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर वो ग्रुपिंग नहीं करेंगे, तो उस भीड़ में लेजर को खोजना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रुप। अब ग्रुप में अंदर जाएँगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जाकर के ग्रुप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप का नाम पूछ रहा है, एलियास नेम पूछ रहा है, अंडर पूछ रहा है ग्रुप। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि टैली में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही काफ़ी सारे ग्रुप बने होते हैं, इसलिए हमें नए ग्रुप बनाने की आवश्यकता शुरू में नहीं पड़ती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर हम अंडर पे आते हैं, पहले हम एक नया नाम बना के ट्राई करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे अगर जब ये हम आते हैं अंडर ग्रुप में, तो ये आ रहा है कैपिटल अकाउंट। अब आप यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप, यहाँ पे इतने सारे ग्रुप पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए हमें स्टार्ट में सामान्य काम करने के लिए नए ग्रुप बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहाँ देखिए आपके पास में पहले से ही ग्रुप बने हुए हैं। जैसे देखते हैं बैंक के अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीजन के ग्रुप, कैपिटल अकाउंट यानी जो हमारे मालिक होते हैं या पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट असेट्स जो हमारी संपत्तियां हैं, करंट लायबिलिटी जो हमारी लायबिलिटी दायित्व है, डिपॉजिट असेट्स यानी जो हमने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है जो हमारी संपत्ति है, जैसे एफडी हो जाता है या किसी अन्य तरह की डिपॉजिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला है ड्यूटी एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, फिक्स असेट। यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पहले से सब ग्रुप बने हुए हैं और हमें नए ग्रुप की बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ नए ग्रुप को बना सकते हैं। बस ध्यान ये देना पड़ेगा कि हम जो भी नए ग्रुप बनाते हैं वो किसी न किसी पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप के अंदर ही बनते हैं। आप कोई नया ग्रुप जो भी बनाएंगे वो इन सबके अंदर ही बनाएंगे, कोई इंडिपेंडेंट आप नहीं बना सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। अब आते हैं इसकी सबसे मुख्य धारा पे, लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर एक नाम है, क्योंकि हम टैली में जो कुछ भी काम करेंगे पहले से ही वो नाम बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होगा वो पहले से प्री डिफाइंड नेम या लेजर के माध्यम से ही होता है। लेजर एक तरह का नाम हो जाता है और नाम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे लेजर बनाना। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का।
अब हम यहाँ पे नाम देते हैं मालिक का नाम। मालिक का नाम हो जाता है, मान लेते हैं संजीव। अब आते हैं नीचे अंडर। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये सबसे अहम हिस्सा है टैली में अकाउंटिंग करने का, अंडर ग्रुप। क्योंकि अगर हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, तो वो चीज इसी ग्रुप से ही तय होता है। अब जैसे सपोज करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे नाम दे दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब हमने तो नाम दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर किसी को भी आप बोलेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हर कोई बोलेगा कि बैंक है। लेकिन ये तो हमें पता है ना बैंक है, टैली को कैसे पता चलेगा कि ये बैंक है? टैली को तब पता चलेगा जब हम अंडर ग्रुप के अंदर में इसमें से बैंक को चुनेंगे। अब अगर ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट है, तभी ये इसको मानेगा कि ये बैंक है। अगर हमने इसको बैंक की बजाय में कोई और नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम तो सोचेंगे कि हमने बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन टैली के हिसाब से ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्च है। तो इसलिए जब भी लेजर बनाएं, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो अंडर ग्रुप होता है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। यानी कि अगर आपने गलत बना दिया नाम, आप स्पेलिंग भले ही गलत कर दें, लेकिन अंडर ग्रुप में जो ये नाम रहेगा ग्रुप का, वो आपका सही होना चाहिए। क्योंकि टैली इसी से ही इसकी पहचान करता है। टैली के लिए इस नाम की कोई वैल्यू नहीं है, टैली के लिए वैल्यू है इसकी। तो जब भी हम लेजर बनाए, ये ध्यान देना होगा कि हम उसका अंडर ग्रुप एकदम परफेक्ट डालना चाहिए। अगर यहाँ गलती हो गई तो आपकी पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम नाम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का। अब कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे हर ग्रुप का एक मतलब होता है। जैसे कैपिटल अकाउंट मतलब ये मालिक का खाता होगा, यानी इस ग्रुप के अंदर में हम जो भी नाम देंगे, कंप्यूटर उसे कैपिटल अकाउंट समझेगा। कैपिटल अकाउंट मतलब हो जाता है प्रोप्राइटर का अकाउंट, पार्टनर्स का अकाउंट। तो हमने पहले यहाँ बना दिया कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो मेन्यू है, ये सारे मेन्यू जो आपके वो चेंज होते रहते हैं इसके आधार पे। जैसे अभी हमने चूज किया कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ देखिए सब कुछ हट गया और सिर्फ यहाँ आ गया। तो ये जो बाकी स्क्रीन है, ये डिपेंड करती है अंडर ग्रुप पे। जैसा ग्रुप रहेगा और जैसी उसकी जानकारी चाहिए होगी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंज हो जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको करंट एक्सेस कर दिया, तो ये देखिए नया विकल्प आ गया आपके पास में। तो इस तरह से ये जो ये स्क्रीन है, ये हमेशा चेंजेबल रहती है। तो सबसे पहले बनाते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम से ही। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो, नहीं तो इसको आप अननोन रहने दीजिए। और इस तरह से हमने इसको सेव कर दिया। अब हमारा बन गया है कैपिटल अकाउंट, यानी मालिक का खाता। अब इसके अलावा कुछ हमको लेजर और बनाने पड़ते हैं, जैसे परचेज अकाउंट। क्योंकि हम यहाँ पे जब भी कुछ काम करेंगे तो खरीद, बिक्री, रिसिप्ट, पेमेंट, ये चार तरह की इसकी बेसिक नीड है। इसलिए हम एक और लेजर बना देते हैं परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ और डाल दें तो ये फिर से गलत हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। अब देखिए परचेज अकाउंट डालने के बाद में यहाँ पे कुछ नए विकल्प खुल जा रहे हैं। अभी आप इन सब विकल्पों को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट डिटेल में इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन अभी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल कर दीजिए। एचएसएन कोड में और कुछ नहीं करना है, यानी नॉर्मली इसको केवल इंटर करके आप सेव कर दीजिए। आगे जब हम एचएसएन कोड पे बात करेंगे फिर उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे।
ऐसे ही सेल से काउंट कर लेते हैं। अंडर ग्रुप सेल से काउंट रहेगा। कुछ लेजर बना लेते हैं जिससे हम माल परचेज करेंगे। चलिए हम नाम डाल देते हैं टाटा स्टील के नाम से। अभी हम समझने के लिए इसके आगे डाल देते हैं एस सी। एस सी का मतलब होता है सन्ड्री क्रेडिटर। ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसका ग्रुप का नाम है। अंडर में आप खोजेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इसका मतलब होता है इस ग्रुप में जो भी नाम रहेंगे टैली उन्हें समझेगा कि हम इनसे माल परचेज करते हैं। यहाँ पे एड्रेस आप डाल दीजिएगा। चलिए सपोज करते हैं हम इसको नाम डाल देते हैं दिल्ली। इसके भी इसका दिल्ली हो जाएगा। अब एक नाम और डाल देते हैं जिसको हम माल बिक्री करेंगे। चलिए हम नाम डाल देते हैं रमेश कुमार। इसको कर देंगे एस डी। ये जो हम वर्ड डाल रहे हैं एस सी और एस डी यानी कि इसका मतलब होता है सन्ड्री डेब्टर। ये कोई हमारी पहचान के लिए है क्योंकि जब हम शुरुआत में लेजर बनाते हैं तो अक्सर हम खुद भूल जाते हैं कौन सा लेजर क्या है। ऐसे में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसके आगे में ये वर्ड डाल दिया है। सब लोग कर देते हैं हम सन्ड्री डेब्टर कर देते हैं। एड्रेस में डाल देते हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश और इसी कर देते हैं अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। इस तरह से हमने यहाँ पे लेजर बना लिया है। तो आप भी अलग अलग तरह के लेजर की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपको मैं पीडीएफ के अपने नोट में जो पहले से प्री डिफाइंड नोट बने हुए हैं और जो हमारे 28 ग्रुप बने हुए हैं मैं आपको इनके बारे में जानकारी दे दूंगा नोट में। तो आप उस नोट के मदद से ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर बनना चाहिए। लेजर के बाद आती है करेंसी। करेंसी का काम हमें तब पड़ेगा जब हम एक से अधिक करेंसी में काम करेंगे। अभी हम लोग एडवांस लेवल पे काम नहीं करेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। बेसिक चीज़ें सीख लेने के बाद में फिर हम आगे से इन इस सभी जो एडवांस वर्जन के काम है उस पे आएंगे। अब बात करते हैं वाउचर टाइप के बारे में। वाउचर टाइप क्या होता है? हम टेली में जो भी काम करते हैं वो वाउचर्स के माध्यम से ही करते हैं। अब यहाँ काम से तात्पर्य ये है कि हम अगर कुछ भी खरीद करते हैं, कुछ भी बिक्री करते हैं, पैसे रिसिप्ट करते हैं, पैसे को पेमेंट करते हैं, इत्यादि जो भी कार्य होंगे वो वाउचर के द्वारा ही होते हैं। ग्रुप की तरफ से टैली में भी पहले से ही सब वाउचर्स बने हुए होते हैं। बट अगर हम चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार में कोई नया वाउचर बना भी सकते हैं। लेकिन सेम ये ग्रुप की तरह से ये होता है कि जैसे पहले से ही सब वाउचर्स बने हैं हम उन्हीं वाउचर्स के अंदर में ही वाउचर्स को बनाएंगे। तो अभी हमें इसमें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री मास्टर पे। इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले आपका दिख रहा होगा स्टॉक ग्रुप, देन स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट से क्योंकि ये पहली आवश्यकता है किसी भी स्टॉक ग्रुप को बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से। यूनिट में आपको मिलता है कि आप जो भी सामान बनाएंगे उसकी यूनिट क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मार्केट से सब्जी लेने जाते हैं और सपोज कीजिए हम आलू खरीदते हैं तो आलू को हम किलो में लेते हैं। जब हम अगले से परचेज करते हैं तो पूछते हैं ना उससे कि आलू कितने रुपए किलो है, यानी उसका यूनिट किलो है। आलू हमको किलो में ही मिलेगा। ऐसे ही जब हम जाते हैं दूध लेने के लिए तो वहाँ पे हम दूध को किलो में नहीं मांगते, वहाँ पे हम दूध को लीटर में मांगते हैं कि 1 लीटर दूध दे दीजिए। ऐसे और जब हम जाते हैं मार्केट में अगर आपको केले खरीदने होते हैं तो हम केले को ना तो किलो में मांगते हैं ना तो लीटर में मांगते हैं, केले को हम दर्जन में मांगते हैं। तो ये जो किलो है, दर्जन है, लीटर है, इसे ही कहते हैं यूनिट। टैली में जो भी काम होगा हर स्टॉक आइटम के लिए एक अलग यूनिट बनी होनी चाहिए। अभी हम सिंपल के तौर पे एक यूनिट बनाते हैं पीस का। यहाँ पे हम डाल देंगे सिंबल में पीस। ये इसको ट्राई कीजिए जितना छोटा हो सके उतना ही रहे।
क्योंकि जब भी हम वहाँ पे कोई भी सामान की खरीद बिक्री करेंगे तो उसके क्वांटिटी के साथ में ये वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा लंबा करेंगे तो वहाँ देखने में भी थोड़ा ऑड लगेगा। ठीक है, सिंबल के आगे हम डालिए इसका नाम पीस। फॉर्मल नेम में आप देते हैं जिसका पूरा नाम होगा। यहाँ पे आप जो ये आपने बनाया है इसके आधार पे इसका नाम दे सकते हैं। यूनिट क्वांटिटी कोड में से आपको यूपीसी में से इसको चूज करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि जैसे हमने बात किया था अंडर ग्रुप में कि जो भी लेजर होता है वो पहले से बने हुए ग्रुप के अंडर से ही डिफाइंड होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि ये जो भी हमने सिंबल बनाया है ये क्या है, ये तो हम जानते हैं। टैली कैसे जानेगा ये क्या है, उसको जानने के लिए है इसका यूनिट क्वांटिटी कोड। अब हम यहाँ पे चूज कर देंगे पीसीएस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीसीएस। अब हम इसको जब चूज करेंगे तब जाके टैली ये मानेगा कि ये पीस है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं क्या वह संपूर्ण रूप में ही खरीद बिक्री होता है या कुछ पॉइंट में भी उसका काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम आते हैं आलू पे ही, आलू खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि 1 किलो 250 ग्राम दे दीजिए। अब 1 किलो 250 ग्राम, एक मतलब पूरा कंप्लीट, 250 मतलब पॉइंट आ गया आपका। ऐसे एग्जाम्पल पर मान लेते हैं कि अगर 1 रुपया लिखा है तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन अगर 75 पैसे लिखा है, 68 पैसे लिखा है तो वह इनकम्प्लीट है, यानी पॉइंट में आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है अगर आप कोई ऐसी चीज जो यूज कर रहे हैं क्या उसमें दशमलव की जगह है, ये हमको तय करना है इसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं पीस में, तो पीस मतलब हम होल पीस ही बेचते हैं। सपोज कीजिए हमको एक मोबाइल बेचना है एक पीस, तो मोबाइल एक पूरा कंप्लीट होगा। उसमें ऐसा नहीं हो कि हम 1.5 मोबाइल बेच दे, आधा मोबाइल और बेच देंगे, नहीं होगा। यानी यहाँ पे दशमलव का कांसेप्ट जीरो आएगा, कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। ये कहाँ पे काम आता है, जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं किलो में और ग्राम में। अगर हमने कोई सामान खरीदा है 1 किलोग्राम, तो अगर 1 किलोग्राम खरीदेंगे तो वो आगे ग्राम में भी आएगा। जैसे 1 किलोग्राम और 135 ग्राम, 135 ग्राम। अब देखिए 1 केजी 135 ग्राम, यानी कि पॉइंट का में 3 अंक आ गए, 1, 3 और 5, तो यहाँ पे 3 करेंगे। अगर हम यहाँ पे किलोग्राम का चूज करेंगे, ऐसे अगर हम लोग रुपए का चूज करते हैं, जैसे 1 रुपये 75 पैसे, तो यहाँ पे 1 रुपये 75 पैसे यानी कि 1.75, मतलब 2 अंक, तो यहाँ पे 2 होगा। तो इसको हम चूज करेंगे इसके आधार पे। इस तरह से हमारा चलिए पहला यूनिट बन गया। अब बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं स्टॉक का नाम। अब स्टॉक के नाम में सबसे पहले चलिए हम शुरू कर देते हैं, मोबाइल फोन बना देते हैं। अब ये पूछ रहा अंडर, अभी जो स्टॉक के पहले में ग्रुप बना था ये वही ग्रुप है। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप है प्राइमरी, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारा होता है स्टॉक। स्टॉक जो बना होता है, अगर हम अपने स्टॉक को एक साथ में कर दें, एक ग्रुप में कर दें, तो वो एक जगह पे रहेगा। अगर प्राइमरी करेंगे तो वो पूरे स्क्रीन पे ही लगा रहेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अगर ये मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन का ग्रुप करते हैं मोबाइल। अभी क्योंकि प्राइमरी पूछ रहा है यहाँ कोई ग्रुप बना नहीं है, तो हम यहाँ जाके क्रिएट कर लेते हैं। इस पे नाम डाल देंगे मोबाइल। ये रहेगा प्राइमरी क्योंकि ये मेन पे ही है। क्या क्वांटिटी आइटम ऐड करना है, यस। अब यहाँ पूछ रहा है HSN कोड। अभी हम यहाँ पे HSN कोड को कुछ नहीं भरेंगे, कैटेगरी अभी अप्लाई नहीं करते हैं।
यूनिट क्या रहेगा, हमने एक यूनिट बनाया था पीस का, इसको चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ रही है एडिशनल डिटेल, कि आपको कोई स्टैंडर्ड रेट सेट करनी है, कॉस्टिंग का मेथड क्या है, और मार्केट वैल्यूएशन का मेथड क्या है। यहाँ पे हम कर लेते हैं फीफो, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट को। मार्केट वैल्यू मेथड, इसको भी हम स्टैंडर्ड प्राइस कर लेते हैं। प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शनल, इसको रहने देते हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, यानी कि क्या हमको इस पे जीएसटी लगाना है, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एचएसएन कोड हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई हियर। अब ये एचएसएन कोड क्या होता है? एचएसएन कोड एक तरह से जो भी हमारा ये सामान है, ये इसके बारे में एक कोड होता है। जैसे कोई सामान होता है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसे में हर अलग एरिया में सामान तो वही है, नाम अलग अलग है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या है ये? उसके लिए डिफाइन किया गया है एचएसएन कोड को। एचएसएन कोड आपको कहाँ से मिलेगा? तो हम सामान परचेज करते हैं तो हमको इनवॉइस से भी मिल जाता है। नॉर्मली हम गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको सर्च करके देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का एचएसएन कोड क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए आ गया 8517, यहाँ पे डाल देते हैं 8517। डिस्क्रिप्शन में आप क्या है आप डाल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, ये जो भी आपकी इच्छा करे वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जीएसटी रेट, यहाँ भी इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। टैक्सेबिलिटी, ये टैक्सेबल है, रेट हम उसको देते हैं 18%। अब ये एक चीज़ आपके लोगों के लिए प्रो टिप्स ये है कि जो ये एचएसएन कोड है, आपने अगर पीछे की वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो ये एचएसएन कोड 3 जगह पे मांगता है, लेकिन हमें किस जगह पे देना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो आप ये ध्यान रखिए, बाकी अन्य किसी भी जगहों पे एचएसएन कोड नहीं देना है। केवल जब हम स्टॉक आइटम का नाम बनाएंगे, उस जगह पे ही एचएसएन कोड को हम लोग भरेंगे, अन्य किसी जगह पे नहीं भरेंगे। ठीक है, चलिए इसको हमने सेव कर दिया। अब हमने एक स्टॉक का आइटम बना लिया। स्टॉक कैटेगरी अभी इसको हम कैटेगरी नहीं करेंगे, आगे काम करेंगे। ग्रुप जो हमने अभी मोबाइल का ग्रुप बनाया हुआ था, ये वही ग्रुप है। तो इस तरह से हमने अकाउंटिंग मास्टर को देख लिया, इन्वेंट्री मास्टर को देख लिया। स्टैट्यूटरी मास्टर में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी हमको ये जानकारियाँ देनी पड़ती हैं। चलते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में, क्रिएट न्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि आपका स्टेट क्या है, हमें डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन है या रेगुलर एसईजेड, जो आपके हिसाब से आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप हो, आप वहाँ पे डाल दीजिए। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरीज, नो। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, अभी हमारे पास नहीं है, तो हम कोई भी सैंपल में नाम नंबर डाल डाल देते हैं। हालांकि अभी ये इंडिकेशन दे देगा कि ये रॉन्ग है, फिर भी अभी हम इसको आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि ये नंबर रॉन्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पूछ रहा है कि आपका जीएसटीआर 1 मंथली है कि क्वार्टरली है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारा मंथली है। जीएसटी का यूजर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपको जीएसटी का अपना यूजर नेम पता हो तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं पता हो तो आप रहने दे सकते हैं। ई इनवाइस एप्लीकेबिलिटी, अगर आपके सेल्स में ई इनवाइस एप्लीकेबल है तो आप इसको यस करेंगे। इसके लिए एक नियम है कि अगर आपका
5 करोड़ के ऊपर में वार्षिक बिक्री है तो आपके ऊपर वो अप्लीकेबल होगा। तो इसकी सेटिंग को हम यहाँ पे कर सकते हैं। ई वे बिल अप्लीकेबिलिटी यस कर देते हैं क्योंकि इसके लिए कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम में डेट डाल देंगे कि कब से आपका अप्लीकेबल है। इस तरह से हमारा ये डिटेल जो जीएसटी वर्क डिटेल है पूरा हो जाता है। इसमें अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कंपनी की जीएसटी डिटेल, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एचएसएन कोड फिर से मांग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इन सब जगहों पे एचएसएन कोड नहीं देना है, हमें सिर्फ स्टॉक आइटम के समय में ही एचएसएन कोड देना है। नॉट डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे आपकी ई वे बिल के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ रहा है, यानी कि किस अमाउंट के बाद में ई वे बिल जनरेट होगा। यहाँ पे सब इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पे भी हम कुछ एक्सेप्शन कोड या कुछ और अन्य जानकारियाँ देंगे। ये अभी हमको इन सब की आवश्यकता नहीं है। जब हम आगे इस पे बात करेंगे तो डीपली एक एक विषय को लेकर के हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम जितना हो सकेगा स्टार्ट में आसानी से ही करेंगे। देन जब हम सीख लेंगे तो हम लोग आगे प्रो लेवल पे और डीपली जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में जो बेसिक चीज़ें थी मास्टर क्रिएशन में हमने उसको सीख लिया। अब अगर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अकाउंटिंग मास्टर यानी अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी नाम बनेंगे, लेजर बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, वाउचर्स रहेंगे, सब कुछ इसी में काम होगा। इन्वेंट्री स्टॉक पे जो भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ बनेंगी। इस कैटेगरी में ये सब वन टाइम डेटा फीडिंग करनी है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नॉर्मल लेवल मास्टर क्रिएशन इस समय कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।